नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में जिस प्रकार भर्ती घोटाला देखने को मिला था, उससे कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को खासा नुकसान हुआ है। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं जो केवल घोटालों के चलते परीक्षा देने की उम्र से हाथ धो बैठे हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों ही आयोगों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि अपना कैलेंडर निर्धारित समय पर जारी करेंगे, ताकि विलंब होने की वजह से कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने में वंचित न रह सके। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया है। उनका कहना है कि नकल विरोधी कानून इसी वजह से बनाया गया ताकि आने वाले वक्त में आयोगों में हो रही नकल पर लगाम लगाई जा सके। और यूपीएससी दूसरी परीक्षा भी करवाने जा रहे हैं। देखिए, कैलेंडर हमने पहले ही कहा है कि दोनों ही आयोग अपना जो कैलेंडर है उसमें एक दिन का भी विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि विलंब होने से बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जो आयु है वो आगे बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग उस परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। वहीं नकल कानून बनाया ही इसलिए गया है कि जो लोग इस प्रकार के कामों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये सूची जो आई है उसी का हिस्सा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की लंबित मांगों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद विभाग के मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की जो लंबित मांगे थी उनको नियमित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए, जिसमें वेतन विसंगतियां और जेई संवर्ग को 23 लीटर महीना पेट्रोल या 5,000 रुपए महीना देने का निर्णय लिया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की जो लंबित मांगे हैं उनको नियमित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जल्दी इनका निराकरण करें। वेतन विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें जेई संवर्ग को 30 लीटर महीना पेट्रोल या 5,000 रुपये के जो अंतर दिए जाने के जो निर्णय लिया गया था, 1 महीने का समय दिया गया है कि उसमें अपना निर्णय तत्काल दें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है निर्णय आदेश दिए गए हैं कि भाई आप इसमें जो विसंगतियां हैं और जो इसमें इनकी समस्या हैं उनका निराकरण करें, ताकि सभी मिलकर के काम करें और उत्तराखंड का तेजी से विकास करें। मसूरी में शहर कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, जिसमें लगभग 300 लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड के माध्यम से सवाल पूछे, जिसमें मुख्यतः अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर सवाल पूछे गए हैं कि 8 महीने बीतने के बाद भी कई प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं और सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों नहीं कर रही है। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता और उन पर लगाए गए आरोपों पर भी सरकार को जवाब देने की बात कही गई है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि पूरे देश में इस समय महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने से लेकर लोकतंत्र की हत्या से लेकर कई तरह के सवाल हैं, जिनको लेकर हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम अपने सवाल भेज रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब दो और जनता के बीच आकर अंकिता हत्याकांड, पेपर लीक मामला, लोकतंत्र की हत्या, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पे जो हमारे सवाल है उन सब का जवाब दिया आप जनता के बीच आकर कि आज जो ये माहौल है उसको किस तरह से आप ठीक करेंगे। जसपुर में बीते रोज जसपुर के कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान पर अपने समर्थकों के साथ तहसील पहुंचकर तहसील में कानूनगो के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने के आरोपों के बीच विधायक आदेश चौहान ने भी मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तहसील परिसर में अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कानूनगो पर गंभीर आरोप लगाते हुए बर्खास्त करने की मांग की। बता दें कि बीते रोज तहसील में कानूनगो पद पर तैनात सुशील जुनेजा ने कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान पर अपने समर्थकों के साथ कार्यालय में जाकर अभद्र व्यवहार करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया था और जसपुर कोतवाली में तहरीर देकर विधायक आदेश चौहान और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी और मामले में कानूनगो सुशील जुनेजा के खिलाफ जसपुर के विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कांग्रेसियों ने कानूनगो पर रिश्वत लेकर काम करने का आरोप लगाते हुए कानूनगो को बर्खास्त करने की मांग की। ऐसा है कि हम तहसीलदार महोदय के पास कल आए, पहले एसडीएम को भी फोन किया। हमारी 2-3 लोगों के रिश्वत के खिलाफ हमारी शिकायत है। एक नसीम पटवारी थे पहले, जो रामनगर में पोस्टिंग थे, उन्होंने जो हमारी धान की फसल का नुकसान हुआ था
जो हमारे जायज़ किसान थे उनको वो पैसा नहीं दिया गया, और जो जायज़ नहीं थे जिनसे पैसे लेकर पटवारी ने पैसे लेकर वो काम किया और उनको चेक दिए, उसका हमने प्रमाण भी दिया। तो 1 साल से उसके खिलाफ भी एसडीएम ने और तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरा मामला है, जुनेजा नाम का एक पटवारी है जो 2018 में गदरपुर के रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और जेल रहकर आया है, और उसे जसपुर में आने के बाद उसे कानूगो बना दिया था, प्रभारी कानूगो, और उसे खुला लाइसेंस दे दिया गया पैसे लेकर। 1000 रुपये लेकर वो खसरे दे रहा है। उसके खिलाफ हमने तहसीलदार को कहा कल कि आप इन पर कार्रवाई करेंगे तो हम धरना नहीं देंगे, अगर कार्रवाई नहीं करी तो 12 बजे हम धरने पर बैठेंगे। जनपद बागेश्वर के कपकोट तहसील में लंबे समय से स्थायी एसडीएम की मांग चल रही है। एसडीएम मोनिका को कपकोट और कांडा का संयुक्त एसडीएम बनाया गया है। अति संवेदनशील क्षेत्र कांडा कमसियार घाटी से लेकर मल्ला तल्ला विचुला दानपुर के हिमालयी दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीण अस्थायी एसडीएम के हवाले किए गए हैं। कपकोट क्षेत्र में स्थायी एसडीएम की मांग को लेकर भराड़ी निवासी आनंद सिंह कपकोटी ने जिलाधिकारी को इसको लेकर ज्ञापन दिया। आनंद कपकोटी का कहना है कि कपकोट में स्थायी एसडीएम नहीं होने से कपकोट तहसील बंजर पड़ गई है। कपकोट क्षेत्र के जनहित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को छोटे मोटे कामों के लिए मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कपकोट क्षेत्र में स्थायी एसडीएम के सवाल पर जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल का कहना है कि शासन से कपकोट क्षेत्र के लिए स्थायी एसडीएम की मांग की गई है। मानसून सत्र तक कपकोट में स्थायी एसडीएम की तैनाती कर दी जाएगी। तो मैं आनंद कपकोटी समाज सेवक विधानसभा क्षेत्र कपकोट से आया हूं। तो मेरे दोस्तों, आज क्षेत्र के अंदर सारा भ्रष्टाचार हो चुका है। कहीं पर भी कोई कर्मचारी है सही काम टाइम पर पब्लिक के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। कपकोट की बात है, कपकोट उप जिला अधिकारी कार्यालय में कोई वहां पर एसडीएम महोदय नहीं पाए जाते हैं। मैं 2 दफे गया और वहाँ आवास में ताला लगा है, जबकि आवास बना होता है। एसडीएम महोदय यहाँ पर रहेंगे, रात दिन जनता का काम होगा। फोन से भी वार्ता करके कर्मचारी को एसडीएम जो है बोल सकता है, हवा बोल सकता है, तब जनहित में काम होते हैं। स्थायी एसडीएम की मांग के लिए हमने राजस्व परिषद को भी लिखा है, शासन को भी अवगत कराया है। इसको हम फॉलोअप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कपकोट एक तो आदर्श ब्लॉक भी है और आपदा ग्रसित भी है। सबसे ज्यादा आपदा वहाँ आती है। तो अभी मानसून सीजन में हमें एक परमानेंट एसडीएम की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। रामनगर के पड़ोसी क्षेत्रों में स्थित निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों में काफी आक्रोश है। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल संचालक एनसीईआरटी की किताबें न लगाकर प्राइवेट किताबों मनमर्जी से बच्चों पर थोप रही हैं, जिससे कि अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। इसी को लेकर अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल संचालकों द्वारा किताबों के नाम पर शोषण किया जा रहा है। फीस वृद्धि के साथ ही वार्षिक शुल्क भी अभिभावकों से भारी मात्रा में वसूला जा रहा है। साथ ही बच्चों की ड्रेस पर भी कमीशनखोरी की जा रही है। जैसे हम लोग देख रहे हैं 2023 और 24 में जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो एनसीईआरटी की किताब की बजाय प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लगवा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जबरदस्ती उन किताबों का जो दाम है वो 300 रुपये, 400, 500, 600 रुपये है, और 4-4, 5-5 किताबें लगवा रहे हैं, और एनसीईआरटी की 2 और 3 किताबें लगा रखी हैं। तो हमारा विरोध इस बात का है कि जब सरकार एक तरफ कह रही है कि एनसीईआरटी की किताब लगाइए, और दूसरी तरफ सरकार इस बात को कह रही है कि हम लोग लगातार जो है बच्चे का बस्ता कम करना चाह रहे हैं, उसके बोझ कम करना चाह रहे हैं, और देख रहे हैं कि जो निजी स्कूल हैं उनकी मनमर्जी चल रही है, उनकी गुंडागर्दी चल रही है। वो लोग जो है एक बच्चे का जो 1 में पढ़ने वाला है, उसके बच्चे का बस्ता जो है 10-10 किलो का है। तो ये हमारी आपत्ति है। जो सरकार की गाइडलाइन बनी है उन पर निजी स्कूल जाएं, इसलिए हम जो है खंड शिक्षा अधिकारी के पास आए हैं, और अगर हमने यहाँ पर एक सांकेतिक धरना दिया है, और हमारी डिमांड है कि जितनी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें हैं वो बंद होनी चाहिए, एनसीईआरटी की किताब ही स्कूल में लगनी चाहिए। नहीं, ये तो ज्ञापन देने आए थे लोग, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। ये हमने पहले भी अपील की है सभी गार्जियन से, और सभी स्कूलों को नोटिस भी जा चुका है। एक जनरल नोटिस मैंने पूर्व में ही दे दिया था स्कूलों को, कोई भी जो है एनसीईआरटी से इतर बुक नहीं लगाएगा और गार्जियन पे कोई दबाव नहीं बनाएगा। और हमने गार्जियन से भी अपील कर दी थी कि यदि एनसीईआरटी के इतर कोई स्कूल दबाव बनाता है किसी रेफरेंस बुक को कराने का जिसका मूल्य जो है एनसीईआरटी की किताबों से अधिक हो, तो उसको कदापि न खरीदें, और जो है हमारे कार्यालयों को एक शिकायत कर दें, मौखिक या लिखित, और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ये पहले न्यूज़ चैनल को भी मैं बता चुका था कि जरा आप लोग इसको चला दीजिए।
वहीं पोखरी में आयोजित तहसील दिवस में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। तहसील दिवस में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, सुरक्षा, दीवार, अवैध अतिक्रमण, आधार कार्ड, मोबाइल नेटवर्क आदि से जुड़ी 59 समस्याएं, शिकायतें मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष रखी गई है, जिसमें से 32 शिकायतों का मौके से निस्तारण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता पर उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने हिदायत दी कि जनता की शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। आज के तहसील दिवस में लगभग 60 के आसपास समस्याएं संज्ञान में आई हैं, प्रस्तुत हुई हैं और इनमें से लगभग 60% जो समस्याएं उनको मौके पर निस्तारण किया गया है। बाकी में कुछ में जिसमें जांच की आवश्यकता है या जिसमें समय लगने की संभावना है, उसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना की महामारी ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के साथ ही स्वास्थ्य महकमा भी गंभीर हो गया है। महामारी से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रामनगर के सरकारी अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, लेकिन मॉक ड्रिल पूरी तरह अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ गई। मॉक ड्रिल के चलते एम्बुलेंस में एक मरीज को लाया गया और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी इस मरीज को एम्बुलेंस में से निकालकर व्हीलचेयर पर ले जा रहे थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि स्वास्थ्यकर्मी ऑक्सीजन का सिलेंडर ऑन करना ही भूल गए। इतना ही नहीं, जब मरीज को वार्ड में जांच करने के लिए ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टर्स भी लापता थे। कोरोना का जिस प्रकार से फिर बढ़ रहा है, सरकार चिंतित है कि इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो सरकार ने पहले ही सारी तैयारियां करने की बात हर हॉस्पिटल को की है, हर सीएमओ को की है कि हर जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें ये व्यवस्थाएं करी है। तो रामनगर में भी वो व्यवस्थाएं की गई हैं। आज उसका मैकडॉल था, तो इसमें जो कमियां हैं, ठीक है, जो मैकडॉल में हुआ है तो उनसे कहा गया है कि ये सारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, किसी चीज़ की भी कोई कमी ना हो। देखिए, मॉक ड्रिल में जो वैसे तो 10 और 11 दोनों दिन था, कल किसी वजह से कारणवश शायद ये लोग अपना वो कार्य पूरा नहीं कर पाए थे मॉक ड्रिल की तैयारी के लिए, तो इनको आज के लिए बोला गया था। और आज भी जैसे आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर खुला हुआ नहीं था और ये सब, तो मुझे लगता है कि शायद इनका स्टाफ चेंज हुआ है, जो शायद ट्रेंड नहीं है कोविड को हैंडल करने के लिए। उसके विषय में इनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि कैसे करना है, और आगे भी इनके डॉक्टर्स के और जो स्टाफ जो कोविड को देखेगा उसके नाम वगैरह और फ़ोन नंबर मैंने। पौड़ी में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए अब जिला प्रशासन शहर में पॉकेट पार्किंग बनाने जा रहा है। शहर के भीतर की छोटे पार्किंग स्थल जगह जगह बनाए जाएंगे, जिससे कि सड़कों के इर्द गिर्द खड़े वाहनों को पार्किंग स्थल मिल सके। बताते चले कि आए दिन सड़कों के इर्द गिर्द खड़े वाहन ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण बन रहे हैं, जिससे कि घंटों ट्रैफिक जाम की समस्या लगी रहती है। ऐसे में ट्रैफिक जाम की सरदर्द से बचने के लिए अब पॉकेट पार्किंग बनाने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। जिलाधिकारी ने पुलिस टीम को निर्देश दिए हैं कि सड़कों के इर्द गिर्द कितने वाहन खड़े हैं इसकी संख्या की गणना कर लें, जबकि परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह शहर के भीतर रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या से अवगत उन्हें कराएं, ताकि वाहनों की संख्या के आधार पर ही पॉकेट पार्किंग बनाई जा सके। पार्किंग की समस्या हमारे शहर की मुख्य समस्या है। उसी क्रम में पॉकेट पार्किंग हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके लगभग 15 करोड़ रुपए की पार्किंग के प्रपोजल शासन भेजे, और भी नए प्लेसेस को आइडेंटिफाई किए जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मैंने एक कमेटी अभी बनाई है जो एसडीएम, एआरटीओ और पुलिस के लेवल पर जो भी हमारा ट्रैफिक कंजेशन के पॉइंट्स है उनको भी ढूंढेगी, प्लस साथ ही जहाँ पर हमारे को रेवेन्यू की लैंड अवेलेबल है और पॉकेट पार्किंग्स बनाई जा सकती है कम खर्चे पे, वो भी सॉल्यूशंस हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें विभिन्न नागरिक या जो हमारे समूह हैं उन सारे समूहों के माध्यम से भी सुझाव लिए जाएंगे और उन्हें एग्जामिन करते हुए इस समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा।
बागेश्वर के नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वेणी माधव वार्ड की महिलाओं के नुमाइश मार्ग में फैले कूड़े के ढेर और रास्ता खोलने की मांग को लेकर जिलाधिकारी बागेश्वर को ज्ञापन सौंपा। वेणी माधव वार्ड की महिलाओं का कहना है कि पिछले 1 साल से हम सभी कूड़े के ढेर को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका बागेश्वर जन आवाजों को नहीं सुन रही है। नुमाइश मार्ग केवल वीवीआईपी व्यवस्था के लिए खोला जाता है, लेकिन नुमाइश मार्ग से आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं जिलाधिकारी अनुराधा पाल का कहना है कि नुमाइश मार्ग को प्रसाद योजना के अंतर्गत लाया जा रहा है। स्थायी समाधान तक वेणी माधव और नुमाइश मार्ग के निवासी धैर्य बनाए रखें। वार्ड वाले हम यहाँ पर ये क्या कहते हैं, नगर पालिका द्वारा जो बेड़ी माधव वार्ड मंदिर के समीप यहाँ पर कूड़ादान बनाया गया है और उस संदर्भ में हम यहाँ पर आए हैं कि वहाँ पर कूड़ादान हमें 1 साल से यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि आप ये कूड़ादान हट जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अभी हम आज तक तो ऐसा था कि जाड़ों का टाइम था, इसलिए हम चुपचाप थे। अब अभी ऐसा हो रहा, वहाँ पर कूड़ा दिन भर कूड़ा डलता रहता है और मच्छरों का मक्खियों का वहाँ पर आतंक बना हुआ है। वहाँ पर हम लोग वहाँ पर रहने के लायक वो नहीं हो रहा हम लोगों का, और बीमारी का घर बना हुआ है। एक तो कोविड का अभी फिर और वो हो रहा है, यहाँ पर ये बीमारियाँ आ रही हैं, इसलिए वहाँ पर हमें तुरंत कूड़े का निस्तारण चाहिए यहाँ पर। और हम अगर कूड़े का निस्तारण 1 हफ्ते में नहीं किया गया, हम लोग यहाँ पर धरना। बागेश्वर नुमाइश खेत में जो गेट है, गेट नंबर 3, उसके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कई समय से बंद है, जिससे हमें बहुत असुविधाएं हो रही हैं। ज़्यादा हमें कभी कोई बुजुर्ग बीमार हो गया तो वहाँ पर बस गाड़ी नहीं आ सकती है, और कभी कोई ऐसी पहले तो खुदा ना खासा ऐसी आपदा हो नहीं, अगर बाय द वे कभी ऐसी आपदा हो गई तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड आने में भी बहुत समय लगेगा, तब तक दुर्घटना क्या रूप ले लेगी। बागेश्वर में पर्यटन विभाग द्वारा कपकोट के केदारी बगड़ मैदान से ज्वालेख तक 12 से 14 अप्रैल तक 3 दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से पायलटों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में आर्मी, नेवी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आसाम, रेजिमेंट हरियाणा एवं सिक्किम के साथी पायलट द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। ट्रायल के तौर पर सोमवार को पिथौरागढ़ के पायलट मनीष मखोलिया द्वारा हवा में 53 किलोमीटर दूर तय की गई है, और ऐसे में इस दूरी तय करने के साथ ही प्रातः 11:52 पर बदला लेख पिथौरागढ़ से उड़ान भरी गई और 2:25 पर कपकोट के ज्वालेख में लैंडिंग की गई। रामनगर वन विभाग के साथ ही पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति रामनगर के डेडा नदी के कोसी नदी के तट पर टेंट लगाकर रह रहे एक स्वीडिश नागरिक को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, प्रशासन को भी दी, और सूचना पर वन विभाग के साथ ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो स्वीडन का रहने वाला युवक मौके पर कोसी नदी में नहाता हुआ पाया गया। वहीं पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने जब युवक से पूछताछ की तो पता लगा कि वह इस क्षेत्र कोसी नदी किनारे रामनगर के टेड़ा के पास कोसी नदी तट पर 3 दिनों से रह रहा है। उसने बताया कि वह स्वीडन का नागरिक है और उसका नाम पोहजलनेन है और उसके पिता का वॉल्टर इलाइसिस जैकब है। बताया भी जा रहा है कि वह भारत भ्रमण पर आया हुआ है और फरवरी में 2024 तक का वीजा लेकर आया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत के कई हिस्सों में वो घूम चुका है। उसने बताया कि वह यहाँ पर भी भ्रमण करने के लिए आया है, यही वजह है कि यहाँ पर वो टेंट लगाकर रह रहा था। पाकिस्तानी हिंदुओं का एक जत्था इन दिनों हरिद्वार पहुंचा हुआ है। ये सभी यहां गंगा नदी में डुबकी लगाकर कई मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। बंटवारे के बाद सरहदों ने सरकारों को भले ही बांट दिया हो, लेकिन आस्था के सामने सभी सरहदें छोटी पड़ जाती है। हर साल पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आने वाले पाकिस्तानी हिंदू इसकी जीती जागती मिसाल है। इन दिनों पाकिस्तान से आए 306 हिंदुओं का जत्था धर्मनगरी हरिद्वार में न सिर्फ गंगा में डुबकी लगा रहा है, बल्कि यहाँ के प्रमुख मंदिरों और आश्रमों का भी दर्शन कर रहा है। पाकिस्तानी श्रद्धालु मानते हैं कि सरकारों के बीच आपसी मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जनता से कोई मतभेद नहीं है। ईश्वर की आराधना सभी भेदों को मिटा देती है और सरकारों को भी इसी भावना से सबक लेना चाहिए। सिंध प्रांत के हिंदू श्रद्धालु सिंधु नदी के जल लेकर आते हैं और उसे गंगा में मिलाकर सिंधु
गंगा का मिलन कराते हैं। साल 1976 में हुए इंडो पाक समझौते के बाद ये सिलसिला अनवरत चल रहा है। हम यहाँ पर यात्रा करने आए हैं। हम पहले रायपुर दरबार गए थे, शदानी दरबार, उन्होंने ही हमें बुलाया है यहाँ पर, और हम बहुत खुश हैं कि हमें नवम जोत जो हैं वो बुलाते रहते हैं, इससे जत्थे आते रहते हैं। मतलब गवर्नमेंट के आभारी हैं जिसने हमें यहाँ आने का आदेश दिया और इतनी बड़ी बड़ी यात्राओं करने का आदेश दिया है। बहुत बहुत आनंद आ रहा है, कहने के बाहर है बात। ये हमारी छोटी सी ज़बान जो है वह वर्णन नहीं कर सकती इन बातों का। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।